नमस्कार। राजस्थान स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर और उसमें इंडियन हिस्ट्री का नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। और जो कि आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, मैं सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देखिए, टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। ठीक है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है इस बार, और इसी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और मास नेशनलिज्म। ये दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं और इनकी क्लासेस आप सभी ने देख ली होगी। टॉपिक को हम स्टार्ट करें स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, उससे पहले 2 मिनट में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है और पढ़ने का सिस्टम क्या रहेगा। क्योंकि इस बार स्कूल व्याख्याता का जो ये सिलेबस अपडेट हुआ है, उसमें विद्यार्थी भी काफ़ी परेशान हैं कि एक तरीके से उनको सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें मिल नहीं रही। मार्केट में पुस्तकें भी उस तरह की अवेलेबल नहीं है कि उनको सिंप्लीफाई तरीके से ये समझा दिया जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले इस पर हम बात करेंगे 2 मिनट कि इस टॉपिक का मतलब क्या है और हमें पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्लास को प्रारंभ करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए आप, टूवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन। इसका मतलब हिंदी में इसको क्या कहेंगे? स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने, मतलब क्या है इसका? भारत का आजादी की तरफ बढ़ना। पहला जो शब्द है ना, टूवर्ड्स फ्रीडम, इसका मतलब है भारत का आजादी की तरफ बढ़ना। और पार्टीशन का मतलब क्या है? 1947 में भारत का दो देशों में बंटना, जो कि आप सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान। मतलब क्या निकला इसका? भारत की आज़ादी की प्रक्रिया, ये हमें पढ़ना है। और साथ ही उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ और इन दोनों के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, उनको हमें सबको कवर करते हुए चलना है। या आसान भाषा में इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आज़ादी की तैयारी, अंग्रेजों की योजनाएं, नेताओं की राजनीति और आखिर में किस प्रकार से विभाजन होता है। मैंने इसको और सिंपल बनाने के लिए इस टॉपिक को मैंने कई सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया है और हम पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। जैसे होता क्या है इस टॉपिक में, मुख्य रूप से 1939 या 40 से लेके 1947 तक की घटनाओं को हमें कवर करना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और भारत। ये टॉपिक हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, क्योंकि कहीं ना कहीं इस द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से जो भारत की जो आज़ादी का जो प्रोसेस है जो चल रहा था, उसमें गति मिलती है। तो इस वजह से इसका प्रभाव हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम अगस्त प्रस्ताव पर बात करेंगे, 1940 में हुआ। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। और फिर उसके बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 1942 में। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग, इससे संबंधित जितने भी घटनाक्रम हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सबको हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद वेवल योजना, शिमला सम्मेलन, फिर कैबिनेट मिशन 1946 में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, माउंटबेटन योजना, और फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इतना हमें कवर करना है। इतना नहीं है ये, दिखने में आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। समझ में आ गई बात? दिखने के बड़े हैं, लेकिन अगर आपने इन टॉपिक्स को समझा तो बिल्कुल ये मूवी के जैसे आपको फील आएगा, जैसे धुरंधर आप सभी ने अभी देखी होगी। क्योंकि ये टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये एक चेन सिस्टम चलेगा यहाँ तक, आगे तक सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप समझ के पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें होंगी उनको हम कवर करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम 3 को कवर करेंगे। एक तो द्वितीय विश्व युद्ध और भारत पर इसके क्या प्रभाव रहे, फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, और फिर उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने शुरू किया था, और फिर इसके बाद होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज की क्लास में पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये 2 टॉपिक हमने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और मास नेशनलिज्म। अभी तक आपने नहीं देखे हैं और सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इनकी प्लेलिस्ट उपलब्ध है। यहाँ पे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देखेंगे तो यहाँ से आपको ये सेशन आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से आप देख लीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं
तो कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि भी सीईटी सेकंड ग्रेड स्कूल व्याख्याता, तो जैसे स्कूल व्याख्याता पे हमने क्लिक किया, फिर टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी और जैसे इसके आप कंटेंट में देखेंगे तो सारे टॉपिक और सब टॉपिक के टेस्ट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ जन राष्ट्रवाद का उदय, इसमें 20 टेस्ट आपको मिलेंगे। जिसमें आप देखिए गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सबके टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपको मिलेंगे और अच्छे स्तर के प्रश्न मिलेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके सभी टेस्ट आप दीजिए, निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना। तो देख लीजिए आप पूरे टेस्ट हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, सब कुछ मेंशन है। ठीक है, आ जाइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध और भारत। हालांकि इससे पहले वाली क्लास में यानी कि जो मास नेशनलिज्म वाला टॉपिक चल रहा था वहाँ पर भी हमने इसके बारे में बात की थी, लेकिन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये कब से लेके कब तक हुआ था, 39 से लेके 45 तक चला था ये द्वितीय विश्व युद्ध। और इस युद्ध के होने से कहीं ना कहीं जो भारत की जो लड़ाई है उसको भी गति मिलती है। देखिए हुआ क्या, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसके पीछे की स्टोरी क्या है। 1935 में दोस्तों भारत शासन अधिनियम आया था, ये बात आप सभी जानते हैं। और इस अधिनियम में दोस्तों प्रांतों को क्या दी गई थी, स्वायत्तता दी गई थी कि भाई अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, केंद्र का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। प्रांतों को क्या दी गई थी, स्वायत्तता, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 39 में, तो प्रांतों से पूछा तक नहीं गया और उनको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस नाराज हुई और 1937 में जो चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव 1937 में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। तो वहां से कांग्रेस ने 8 प्रांत से दोस्तों दे दिया इस्तीफा। ठीक है, देखिए मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अगर पहले की क्लासेस आपने देखी है तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर प्रांतीय सरकारों से बिना विचार विमर्श किए वायसराय लिन लिथगो था उस समय वायसराय, यह घोषणा कर दी कि युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इस कारण ब्रिटिश सरकार के प्रांतीय सरकारों से मतभेद हो गए और कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग तो खुश हुई थी, ये बात आप जानते हैं। और मुस्लिम लीग ने दोस्तों 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था कि चलो भैया कांग्रेस से मुक्ति मिली। तो ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घटनाक्रम और इस पे कांग्रेस की प्रतिक्रिया ये रही। ठीक है साहब, कांग्रेस ने दे दी इस्तीफा। अब क्या होगा, अब कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे वहां पर ये मुद्दा उठाया जाएगा। और इसके बाद 1939 के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होता है रामगढ़ अधिवेशन दोस्तों 1940 में। वर्तमान में ये झारखंड में आता है, पहले बिहार में था। तो यहाँ पे इस अधिवेशन में भी यहाँ पे ये सब चर्चा उठी और विरोध स्वरूप कांग्रेस ने 1939 में ही इस्तीफा दे ही दिया था। अब देखिए यहाँ पे चर्चा चल रही है रामगढ़ अधिवेशन में। अधिवेशन से थोड़ा सा पहले आइए आप, अधिवेशन के साथ साथ क्या चल रहा है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और ब्रिटेन की हालत खराब चल रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, और ब्रिटेन क्या चाहता है, भारतीयों का सहयोग चाहता है। अगर भारतीय उसको सहयोग नहीं करते हैं तो वो युद्ध हारने वाली स्थिति में चल रहा है अभी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन है परेशान। और दूसरी तरफ यहाँ पे इंडिया में जो कि कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी थी, इसने दे दिए हैं प्रांतों से इस्तीफे और कांग्रेस चल रही है नाराज। अब ब्रिटिश सरकार ये चाहती है कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे, लेकिन भारतीय यहाँ पे खफा चल रहे हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत चल रही है दोस्तों। ठीक है, अब कांग्रेस की शर्त क्या है,
उन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा कि हम आपका साथ तभी देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जब आप, ये रही शर्त, क्या, यदि अंग्रेज केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार बनाते हैं और युद्ध के बाद आज़ादी का वादा करते हैं, तभी भारत युद्ध में स्वेच्छा से ब्रिटेन को सहयोग करेगा। ये रख दी कांग्रेस ने शर्त, और इसकी चर्चा यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन में भी हुई जो कि 1940 में हुआ था। याद है आप सभी को, 3 अधिवेशन लगातार हुए थे। 1938 में हरिपुरा में हुआ था, इससे पहले वाली क्लासेस में बताया था आपको, सुभाष चंद्र बोस है ना, ये अध्यक्ष बने थे। फिर त्रिपुरी में हुआ था, वहाँ पे फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 1940 में यहाँ रामगढ़ में हुआ अधिवेशन। मौलाना अब्दुल कलाम यहाँ पे अध्यक्ष थे। ठीक है जी। और यहाँ पे इसमें रामगढ़ अधिवेशन में चर्चा हुई इसकी कि भाई हमें ये चाहिए, और कांग्रेस ने प्रस्ताव रख दिया अंग्रेजों के समक्ष कि भाई हम ये चाहते हैं, एक तो आज़ादी का करो वादा, और अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, आज़ादी का वादा कर दीजिए, तब हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये तो कांग्रेस की शर्त हुई। इस पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या रही? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने इस मांग को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। देखो, लेकिन एक ऑप्शन है। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उसमें कुछ बिंदु रखे, और उसी प्रस्ताव को क्या कहा गया दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव कहा गया। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने इसके बदले अपना अलग प्रस्ताव पेश किया। अब देखते हैं कांग्रेस क्या करेगी। तो आप देख रहे हो, हर कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैंने टॉपिक, आज के जो टॉपिक रखे ना, पहले हमने द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी को समझा, फिर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, रामगढ़ अधिवेशन हुआ और उसमें ऐसे ऐसे बातचीत हुई, फिर उसके बाद कांग्रेस ने शर्त रखी, और फिर उसके बाद लिनलिथगो ने क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा, और जिसको इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। मतलब ये पहला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे कि भाई ये क्या प्रस्ताव था। आइए यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ये रहा अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहली बात आपसे यही पूछा जा सकता है कि अगस्त प्रस्ताव रखा किसने, या उस वायसराय कौन था उस समय? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था, और इसने अगस्त प्रस्ताव रखा। डेट 8 अगस्त 1940 की, ये डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक बात है। अब देखिए, एक बार थोड़ा सा रीडिंग मारते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कांग्रेस ने जुलाई 1940 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि भारतीय स्वतंत्रता की बात मान ली जाए और केंद्र में एक अस्थायी राष्ट्रीय सरकार स्थापित की जाए, तब कांग्रेस युद्ध में सरकार को सहयोग कर सकती है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय चर्चिल बन गया था प्रधानमंत्री, चर्चिल ने कहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। और ये चर्चिल भारत के फेवर में कभी नहीं था, भारत विरोधी था ये। वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव रखा, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और इस प्रस्ताव में क्या कहा लिनलिथगो ने कि हम तुमको क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। एक तो बात इसने ये कही, जो कि ये मांग 1928 में नेहरू रिपोर्ट में की गई थी, और 1940 आ चुका है दोस्तों, अभी तक ये डोमिनियन स्टेटस पे अटके हुए हैं। तो एक तो इन्होंने कहा कि हम आपको ये दे देंगे, इसी को इन हिंदी में क्या कहते हैं? अधिराज्य कहते हैं, है ना। तो एक तो आपको दे देंगे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। दूसरी बात इन्होंने क्या कही अगस्त प्रस्ताव में? युद्ध के बाद संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का एक निकाय बनाया जाएगा। और देखो कमाल की बात क्या है, ये जो भी ये शर्तें बता रहे हैं ना, ये सब क्या है? युद्ध के बाद। पहले युद्ध में तुम हमारा सहयोग करो, फिर उसके बाद इन सबको हम लागू करेंगे। तो ये भी एक तरह से लॉलीपॉप सा ही लग रहा है। ऐसा कांग्रेस सोच रही है कि युद्ध की बाद की बातें हो रही है, ये पहले नहीं होगा। यहाँ पे लैंग्वेज पे गौर करें आप। युद्ध के बाद संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए भारतीय प्रतिनिधियों का एक निकाय बनाया जाएगा। भाई चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट, सॉरी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसमें भारतीयों को अधिक संख्या में सम्मिलित किया जाएगा। भाई पहले जो संख्या थी उसको बढ़ाया जाएगा कार्यकारिणी में। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, युद्ध सलाहकार परिषद की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि और अन्य भारतीय होंगे।
युद्ध सलाहकार परिषद में भारतीयों को भी लेंगे। अब वो केवल एक तरीके से परिषद में बैठेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान कौन है? वायसराय है। क्योंकि निर्णय तो वो करेंगे जो ही होगा, हम तो केवल श्रोता बन के रहेंगे। तो इसका भी कोई मतलब था नहीं, डोमिनियन स्टेटस का भी कोई मतलब था नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है। संविधान का ढांचा तैयार किया जाएगा, वो भी युद्ध के बाद होगा, तो भी आगे का कुछ पता नहीं है। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, क्या हो जाएगा भाई उससे? अंतिम निर्णय तो वायसराय को ही लेना है, और वायसराय अंग्रेजों के हित में निर्णय करता है। तो अभी तक के बिंदुओं का कोई भी सेंस नहीं है, ये सेंसलेस बिंदु है। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। ये वही डोमिनियन स्टेटस वाली बात है, उसी को हिंदी में औपनिवेशिक स्वराज्य की बात, वही वाली बात है, ये हिंदी में इसको यही कहते हैं। और अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी। अब देखिए यहाँ पे अंग्रेज क्या चाल कर रहे हैं, ये कोई भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात की ना, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का इनको समर्थन मिले। तो ये था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। तो ये जो शर्तें रखी गई है, आपको लगता है कि कांग्रेस इनको स्वीकार करेगी? उनके तर्क भी मैंने आपको दे दिए हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसको कर दिया दोस्तों अस्वीकृत कर दिया कि ये क्या बात है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव पे क्या कहा? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। इसका मतलब पता है क्या है? जंग लगी कील, कि ये जो डोमिनियन स्टेटस की तुम बात कर रहे हो, ये हमने 1928 में मांग कर ली थी। ये मांग बहुत पुरानी हो चुकी है। जिस तरीके से हम होता है ना कि भाई दरवाजे में कील को ठोकते हैं तो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उस पर जंग लग जाता है, तो ये भी आप लोगों की बातें उसी तरीके से है। किस तरह की? दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। तो ये स्टेटमेंट नेहरू जी ने कहा था अगस्त प्रस्ताव को लेके। एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया? कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया। क्या मुस्लिम लीग ने स्वीकृत किया? मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों इसको अस्वीकृत कर दिया। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का तो यही था कि भाई हमें पृथक राष्ट्र दिया जाए, अलग राष्ट्र की स्थापना की जाए मुस्लिमों के लिए, तो उसकी इसमें कोई बात नहीं की। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। पृथक राष्ट्र की जो अवधारणा है, इसका सेपरेट टॉपिक रहेगा हमारा, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए। तो ये लीजिए, और एक इम्पोर्टेंट बात अगस्त प्रस्ताव की ओर। अगर अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता तथा डोमिनियन स्टेटस के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा एक तो ये डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने की बात इन्होंने कभी स्वीकार नहीं की, जो कि इस बार इन्होंने स्वीकार की। और साथ ही पहली बार इन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है, भारतीयों द्वारा स्वयं का संविधान निर्माण करने के तर्क को इन्होंने स्वीकारा। तो ये एक यूनिक बात है अगस्त प्रस्ताव की। देखिए मैंने एडिशनल इनको पॉइंट के रूप में लिखा है, ये 2-3 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं अलग से, तो इनको आप ध्यान रखें। बाकी तो पीडीएफ में सब कुछ आपको मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा अगस्त प्रस्ताव। तो आज की क्लास के ये दोनों टॉपिक उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, और समझ में तब आएंगे आपको जब आप इनके आप प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट दोगे। अब आप टेस्ट सीरीज में जाके देखोगे तो अगस्त प्रस्ताव का आपको इंडिविजुअल टेस्ट मिलेगा, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे आपके। तो टॉपिक पढ़ के आप टेस्ट दीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत और अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए सर, अब आगे की कहानी को आप समझिए, चल क्या रहा है, सिचुएशन को मैं समझाना चाहूंगा आपको। हाँ जी, अब आगे की कहानी को समझिए आप। अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। अब स्थिति क्या चल रही है? अब थोड़ी सी दुविधा उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पे दो तरह की विचारधाराएं सामने आ रही है। क्या? कांग्रेस की वैचारिक दुविधा, गांधी बनाम बोस। क्या मतलब है इसका? एक तरफ तो है सुभाष चंद्र बोस और एक तरफ है गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते हैं इस सिचुएशन में कि भी अगस्त प्रस्ताव हमने अस्वीकार कर दिया है। अब इनका क्या सोचना है?
ये चाहते थे कि ब्रिटेन की इस कमजोरी का फायदा उठाकर तुरंत एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाए। भाई ब्रिटेन अभी व्यस्त है द्वितीय विश्व युद्ध में और अभी मौका है कि एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और गांधी जी क्या चाहते हैं भाई साहब? गांधी जी का मानना था कि दुश्मन की मजबूरी का फायदा उठाना अनैतिक है। बड़े आंदोलन से गांधी जी ने कर दिया इनकार। गांधी जी क्या कहते थे? भी लक्ष्य पवित्र होना चाहिए तो उसकी प्राप्ति के साधन भी पवित्र होने चाहिए। और बोस क्या कहते थे? नहीं, कस्टमाइज किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर हिंसा भी जरूरी है और अहिंसा का भी पालन होना चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन गांधी जी तो बिल्कुल सत्याग्रह और अहिंसा की राह पे चलने वाले थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हो गया। अब करें तो क्या करें, ये अलग और ये अलग। ठीक है, मध्यम मार्ग की खोज, कि बीच का कोई मार्ग निकाला जाए। आंदोलन भी नहीं होना चाहिए और हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए कि ब्रिटेन का विरोध भी झलकना चाहिए और बड़ा आंदोलन भी नहीं होना चाहिए। तो फिर बीच की कड़ी क्या निकल के आती है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि हमारा अगला टॉपिक है। समझ गए आप? देखिए हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। दोनों में कंपैरिजन समझा आपने भी? ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। अब बीच का मार्ग खोजा जा रहा है। भाई बड़ा आंदोलन नहीं करना है लेकिन चुप भी नहीं बैठना है, तो फिर क्या करें? तो अब आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? इसको समझिए, आप नाम से ही पता चलता है। ये सिंगल व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, फिर उसको गिरफ्तार करेंगे, फिर उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में मैसेज भी पहुंचेगा कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं हैं और ब्रिटेन को भी द्वितीय विश्व युद्ध की समय हम उसको परेशान भी नहीं कर रहे हैं और हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम भयंकर तरीके से विरोध भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा मैसेज बाहर जाना चाहिए कि हम ब्रिटेन के साथ नहीं है। देखिए भारतीय जनता चाहती थी कि कांग्रेस चुप न बैठे, क्योंकि मौन रहने का अर्थ है ब्रिटेन का समर्थन। ठीक है जी, गांधी जी ने जन भावनाओं और अपनी नैतिकता के बीच संतुलन बनाते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार पेश किया, जो कि आपका अगला टॉपिक है भाई साहब। ये देखो दो टॉपिक हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेंगे कि भाई ये किया क्यों गया था, क्योंकि इसका कनेक्शन अगस्त प्रस्ताव के साथ भी है। चलिए तो आइए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में अब हम जान लेते हैं। ये लीजिए सर, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में किया गया था ये। ठीक है, 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्या उद्देश्य था इसका व्यक्तिगत सत्याग्रह का? ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीतियों का शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक विरोध। ठीक है साहब, ये था दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखो इसको समझते हैं। इससे पहले की स्थिति आप समझ चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं भी। 39 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, ब्रिटेन इसमें शामिल था। भारत की जबरन भागीदारी, रिपीट कर देता हूँ वापस, 1940 में भारत को जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया और कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया, इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया, है ना, कांग्रेस के द्वारा भी अस्वीकार किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद व्यक्तिगत आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या था? एक सीमित और प्रतीकात्मक विरोध था। प्रतीकात्मक विरोध का मतलब है इसका मुख्य उद्देश्य यह साबित करना था कि भारत युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। ठीक है, अहिंसात्मक दृष्टिकोण, यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक था। ठीक बात है। पूरी दुनिया तक यह संदेश पहुंचाना कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है। और गांधी जी का यह मानना ही था कि भाई बड़े जन आंदोलन से ब्रिटेन को युद्ध में भारी असुविधा होगी, तो इसलिए हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये है दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये चारों बॉक्स से आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या ये। आप देखिए आंदोलन किस प्रकार से हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये आंदोलन किस प्रकार से हुआ था। इसमें क्या होता था, सत्याग्रही का चयन करते थे गांधी जी। ठीक है, और फिर मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना दी जाती थी कि भाई हम उस जगह व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी व्यक्ति को चुनते थे, फिर वो व्यक्ति उस जगह पे जाता था, गांव गांव घूम घूम कर
भाषण देता था, लोगों तक मैसेज पहुंचाता था, ठीक है। तो सूचना भी देते थे पुलिस को, क्योंकि भी शांतिपूर्ण था, हिंसात्मक था। चुना हुआ व्यक्ति अपने साथियों के साथ गांव गांव जाकर युद्ध विरोधी भाषण देता था, और फिर जैसे ही गिरफ्तारी होती थी, फिर नए व्यक्ति का एंट्री हो जाती थी, नई व्यक्ति की, उसकी जगह वो ले लेता था। एक सत्याग्रही के गिरफ्तार होने पर पूर्ण अनुशासन के साथ दूसरा व्यक्ति उसका स्थान ले लेता था। और सुभाष चंद्र बोस का जब ये बातें सुनते थे, उनका दिमाग खराब हो जाता था कि भी चल क्या रहा है ये, ऐसे तो हमें कब मिलेगी आज़ादी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के वैचारिक मतभेद होता था, फिर इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये था दोस्तों व्यक्तिगत, क्या नाम दिया था हमने टॉपिक का, व्यक्तिगत सत्याग्रह। हाँ ठीक है सर। अब देखिए ये सत्याग्रह में दो नारे प्रमुख थे। एक तो दिल्ली चलो का नारा दिया गया था इसमें, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, इसीलिए इसका नाम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं इसको, व्यक्तिगत सत्याग्रह को, ठीक है जी। और इसमें एक और नारा दिया गया था, पाई और भाई का। पाई का मतलब धन और भाई का मतलब सैनिक, यानी युद्ध के लिए ब्रिटेन को न तो हम पैसा देंगे और न ही अपने लोग देंगे, पाई न भाई, समझ गए, पैसा और लोग दोनों नहीं। तो ये दो नारे लगाए गए थे साहब, एक न पाई एक न भाई, है ना, और दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। अब देखिए, अब किसी न किसी को सत्याग्रही बनाना पड़ेगा ना, तो प्रथम प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसको बनाया गया, विनायक नरहरि भावे, जिनको हम विनोबा भावे बोलते हैं दोस्तों। इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने इनको सबसे पहले सेलेक्ट किया। इनको क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अध्यापक कहते हैं विनोबा भावे को। गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी इनको माना जाता है, ठीक है जी। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, जेल गए थे, ठीक है। तो कुल मिला के आपसे पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था, तो इनको चुना गया था, विनोबा भावे को। अब क्या होगा, इनकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है साहब। ये लो साहब, जैसे इनकी गिरफ्तारी होगी तो फिर इनके बाद जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे, फिर ये गिरफ्तार होंगे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलता है दोस्तों, ठीक है जी। और ये कुछ अन्य नेताओं के नाम भी हैं, अरुणा आसफ अली, महिलाओं में सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, ये सब इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, व्यापक गिरफ्तारियां होती है इस आंदोलन में, लगभग 20,000 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। और फिर क्या होता है, जिससे ब्रिटिश सरकार पे दबाव तो पड़ता ही है, भाई कब तक जेल में डालोगे। फिर धीरे धीरे ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेता है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जाता है। एक तरफ इधर लोग जेलों में बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन की हालत खराब चल रही है, तो दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है दोस्तों। और फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ब्रिटेन के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव आता है ब्रिटेन के ऊपर। कैसे भाई, द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, चर्चिल। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये भारत का मैप है। अब उस समय क्या था, जापान आगे बढ़ता जा रहा था और जापान ने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था, समझ गए आप। तो जापान का खतरा तेजी से भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के ऊपर अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इनके प्रधानमंत्रियों ने इनके ऊपर दबाव डाला कि भाई कुछ करो, कंट्रोल करो सिचुएशन को। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान भारत पर अधिकार कर लेगा। और यहाँ पे आप नोट्स में देखिए, मित्र राष्ट्रों का दबाव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने चर्चिल पर भारी दबाव डाला कि भारत के राजनीतिक विवाद को जल्दी सुलझाए, वरना युद्ध में हार निश्चित है। और चर्चिल यहाँ पे आते हैं दबाव में, और इन्होंने क्या किया, फिर एक मिशन भारत में भेजा, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन कहते हैं।
मजबूर होकर चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा कि भाई जाओ, भारतीयों की जो भी मांगे एक बार देख के सुन के आओ, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आने लगा है, तो अब हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत आता है और ये भी असफल रहेगा। और कोई विशेष यही एक तरह से बस गोलमोल बातें की जाएगी अगस्त प्रस्ताव के जैसे, तो ये भी असफल रहेगा। फिर उसके बाद होगा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा एक तो रहेगा हमारा क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक की रूपरेखा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये दोनों तीनों टॉपिक का आप टेस्ट दीजिए, इसलिए कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, रजिस्टर कीजिए, और यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 55 रुपीज़ के चार्ज में आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर हम बात करेंगे।